नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं भौतिक परिवर्तन से। देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, जैसे पदार्थ की गंध में या पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तथा पदार्थ की अवस्था में, जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। साथ ही यदि पदार्थ के रासायनिक संगठन, जैसे अगर हम देखें तो जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, यहाँ पर H2O होता है। अगर पदार्थ के रासायनिक संगठन, जैसे अगर ये H2O से अगर ये H2O2 ना हो, राइट, अर्थात ये अगर परिवर्तन हो परंतु इसका रासायनिक संगठन क्या हो, H2O ही रहे, राइट, क्या रहे, H2O ही रहे, तो ना तो रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो और ना ही रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सीधी सी बात है कि अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यदि परिवर्तन के कारण को, वो हो सकता है अधिक ताप हो, अधिक दाब हो या कोई भी उत्प्रेरक हो जिसकी वजह से ये परिवर्तन हो रहा है, अगर उस कारण को हटा लें तो पदार्थ पुनः मूल पदार्थ जो है, मूल पदार्थ की अवस्था में आ जाता है, या परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर ये प्रश्न जो है 3 नंबर में पूछा जाता है तो हमें इसके जो है कम से कम शब्दों में जो है भौतिक परिवर्तन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम सीधी से यहाँ पर एक सटीक परिभाषा दे सकते हैं, वो क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही साथ परिवर्तन का कारण हटाए जाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है, तो उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पर जल का बर्फ में, या जल का किस में हो जाएगा, वाष्प में, राइट, या जो जल भाप है उसमें क्या होना, परिवर्तन होना। हम देखते हैं कि जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो जल का बर्फ में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब बर्फ में परिवर्तन होता है तो एक पहली चीज तो यहाँ पर जल की जो है अवस्था, भाई जल जो है किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है या द्रव अवस्था में है, और जब वह बर्फ में बदलता है तो वह सॉलिड स्टेट में हो जाता है। अर्थात जल से बर्फ में जब परिवर्तन होता है तो जल की अवस्था में परिवर्तन होता है, राइट, जल के स्वाद या गंध में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, परंतु जल के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अगर आप H2O को इस तरीके से अगर कोष्टक में आपने लिख दिया सॉलिड, तो इसका मतलब क्या है, H2O ठोस अवस्था में, और ठोस अवस्था में ही जो जल है उसको क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। और अगर हम देखें तो H2O आपने कोष्टक में लिख दिया यहाँ पर लिक्विड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये L है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल लिक्विड अवस्था में। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया H2OG, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। अर्थात जब बर्फ में बदलता है तो भी जो है जल का रासायनिक संगठन या रासायनिक जो गुण है वो वही होते हैं, राइट। तो चाहे ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं में जल के रासायनिक संगठन में या रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जल का बर्फ में बदलना या जल का जल वाष्प या भाप में बदलना जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये परिभाषा लिखनी है, विधिवत जो है हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, और जो है हम यहाँ पर 2-4 जो है भौतिक परिवर्तन के गुण लिख देंगे तो हमारा 5 नंबर का जो है वो प्रश्न तैयार हो जाएगा।
राइट। तो हमने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन की परिभाषा और एक उदाहरण को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में 5 नंबर में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भौतिक परिवर्तन के गुणों को समझाइए। ये पूरा 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन के जो गुण हैं या भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं, हम उनको क्रमबद्ध तरीके से जो है उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहला तो जैसा कि जो है परिभाषा है, तो परिभाषा से ही आपको आधे से जो गुण है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली चीज तो क्या है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में, जैसे क्या हो जाएगा, स्वाद हो जाएगा, गंध हो जाएगा, या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर जो है पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे अगर हम ये बात यहाँ पर देखें, तो अगर हमने यहाँ पर ले लिया H2O और ये यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने इसको ऊष्मा प्रदान की, राइट। तो ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये रहेगा क्या, H2O ही रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अगर लिक्विड स्टेट में है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जल की अवस्था में परिवर्तन हुआ, राइट। जल की हो सकता है थोड़ा बहुत गंध में परिवर्तन होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा, परंतु यहाँ पर जल का रासायनिक गुण या रासायनिक जो संगठन है वो यही होता है। और अगर हम इस ऊष्मा को हटा लें, राइट, जैसे अगर आप देखें तो ये जो है बर्तन, अगर आप देखें यहाँ पर से अगर हम जो है आग जला दें, राइट, ये आग जल रहे, तो आग जलने से यहाँ से हमने देखते हैं जल वाष्प क्या होती है, निकलती है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी एक बर्तन रख दें या प्लेट रख दें, राइट, तो क्या होगा, जब जल वाष्प बाहर नहीं निकल पाएगी तो जल वाष्प का क्या होगा, संघनन होने लगेगा और इस बर्तन की जो भीतरी तली है उसमें क्या होंगी, छोटी छोटी बूंदें जो है वो क्या होती हैं, पुनः जल वाष्प से किस में बदल जाती हैं, यहाँ पर लिक्विड अवस्था में बदल जाती हैं। अर्थात परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो है प्राप्त होता है। और तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता, इसके बगैर तो आपका उत्तर अधूरा माना जाए, वो क्या है कि भौतिक परिवर्तन में आणविक या आयनिक पुनर्स्थापन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हम देखें तो अगर हमने यहां पर जैसे हमने ले लिया कि 3H2 प्लस का हमने क्या ले लिया, यहां पर नाइट्रोजन गैस ले ली, तो इसका जब परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2NH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के बीच में जब अभिक्रिया हुई या इन दोनों की जो भी अभिक्रिया हुई और उससे जो भी उत्पाद बना, तो यहाँ पर अणुओं का क्या हो गया, पुनर्स्थापन हो गया, राइट, या आयनों का पुनर्स्थापन हो जाएगा, राइट। जैसे अगर हम देखें तो Na प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, तो ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, NaCl मिल जाएंगे। अर्थात यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, पुनर्स्थापन हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में अणुओं का या आयनों का पुनर्स्थापन बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो भौतिक परिवर्तन में अणुओं का या आयनों का पुनर्स्थापन नहीं होता है। साथ ही साथ जो भौतिक जितने भी उत्पाद हैं, राइट, या भौतिक परिवर्तन में जो भी उत्पाद होता है उसका आणविक और आयनिक जो पुनर्स्थापन है वो अभिकारकों के समान ही होता है। अर्थात आणविक एवं आयनिक पुनर्स्थापन होता ही नहीं है। यही कारण है कि भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन या फिर रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन में जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। केवल और केवल भौतिक वो जो पदार्थ है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन रहता है, रासायनिक दृष्टि से वही पदार्थ जो है वो होता है। अर्थात
ये जो परिवर्तन है इसकी अगली विशेषता क्या हो जाएगी? भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे ही हम परिवर्तन का कारण हटाएंगे तो पुनः पदार्थ जो है प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, राइट। साथ ही भौतिक परिवर्तन में जो भी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अगर हम परिवर्तन का कारण हटा लें तो भौतिक तरीके से पुनः जो प्रारंभिक अवस्था है वो प्राप्त हो सकती है। जैसे जल को अगर हमने गर्म किया तो वो वाष्प में बदल गया। अगर हम यहाँ पर ऊष्मा ना दें तो, और जो जल वाष्प है अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, राइट, तो वो पुनः से किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। तो पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और सातवां बिंदु क्या हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में या रासायनिक संगठन में जो है प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न नहीं होते हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में जो भी नया पदार्थ बनता है उसके रासायनिक संगठन या भौतिक जो भी गुण होते हैं वो प्रारंभिक पदार्थ से ही क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस तरीके से अगर ये भौतिक परिवर्तन के आपने साथ के साथ यहाँ पर जो है गुण लिख दिए या भौतिक परिवर्तन की ये 7 विशेषताएं लिख दी तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के जो है उदाहरणों को समझेंगे, राइट। तो भौतिक परिवर्तन में पहला उदाहरण तो यही हो जाएगा कि पानी का जमकर बर्फ में बदलना या पानी का वाष्प बनना, राइट। तो पानी का जमकर बर्फ में बनना या जल वाष्प में बनना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चीनी का पानी में क्या हो जाएगा? घुलना हो जाएगा। फिर मोम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलना हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर मोम का दहन नहीं है। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि अगर मोम का दहन होता तो मोम का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, परंतु मोम का गलना अर्थात जब ठोस मोम पिघलता है तो मोम की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो मोम का गलना, मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। फिर दूध और क्रीम को अलग अलग करना, राइट। दूध में अगर मलाई है या क्रीम है तो उसको अलग करना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर दूध का अस्कंदन हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना फट जाता है, तो दूध का फटना या दूध का अस्कंद जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन दूध में से अगर हम क्रीम को अलग करते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, राइट। वैसे ही दही से अगर हम मक्खन निकालते हैं तब भी वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो दूध है ये दूध से दही बनना, तो दरअसल ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन ना हो जाएगा। तो दही से मक्खन निकालना भौतिक परिवर्तन, दूध से क्रीम अलग करना भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से अगर हम बात करते हैं दही बनना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कागज का फटना। कागज को आप 1000 टुकड़ों में फाड़ दें, फिर उसको अगर आप मेज पर रखकर जोड़ेंगे तो कागज पुनः अपनी मूल अवस्था में या मूल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो है ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे, राइट। आप रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं तो देखिए वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, जैसे गंध में परिवर्तन हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए तथा पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए, जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पदार्थ परिवर्तित हो जाए। इसके साथ ही यदि पदार्थ के रासायनिक संगठन में या पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हैवर विधि है, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को ले लिया और फिर यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने लिया तो इनकी रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो क्या होगा? ये 2NH3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के जो रासायनिक संगठन है एवं रासायनिक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा, राइट। और इसमें
जो पदार्थ होता है, अगर हम यहाँ पर जो भी परिवर्तन का कारण है अगर हम उसको हटा लेते हैं तो पदार्थ जो है पुनः मूल पदार्थ जो है प्राप्त नहीं होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम यहाँ पर संक्षेप में कह सकते हैं कि देखिए वह परिवर्तन, राइट, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे गंध एवं स्वाद में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ पदार्थ की रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में भी जब परिवर्तन होता है तथा परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, तो उस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, लोहे का संक्षारण या लोहे का क्या हो जाएगा, जंग लगना हो जाएगा। लोहे का संक्षारण कब होता है, जब लोहे को अगर हम नमी युक्त वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उससे लोहे का क्या होता है, संक्षारण होता है। जैसे अगर हम देखें तो 4Fe ये क्या हो जाएगा, लोहा। तो जब लोहे को हम नमी युक्त वायु में क्या हो जाएगा, 3O2, राइट। तो जब लोहा नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन से, राइट, यहाँ पर, और वायु में क्या है, ऑक्सीजन से, तो जब लोहा नमी युक्त वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो फेरस ऑक्साइड या जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, राइट, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, राइट, और इसको ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब लोहे, यहाँ पर लोहे के भौतिक, राइट, तो लोहे में जंग लगना जो है एक क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, क्योंकि जब लोहे में जंग लगती है तो लोहे के जो भी भौतिक गुण है, अर्थात लोहे का रंग थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, हल्का सफ़ेद हो जाता है, लोहे का जो गंध है वो भी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ लोहे के रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो Fe है तो यहाँ पर ये Fe2O3 हो जाएगा, अर्थात इसमें आणविक एवं आयनिक क्या हुआ है, पुनर्स्थापन हुआ है, अर्थात यहाँ पर रासायनिक संगठन भी बदल चुका है। और यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है या जंग है उसके जो गुण है, रासायनिक गुण है, वो लोहे के गुण से अलग होते हैं, अर्थात रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो चुका है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। अब हम रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं को या गुणों के बारे में लिखेंगे, राइट। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने भौतिक परिवर्तन के भी 7 विशेषताएं या 7 गुण पढ़े थे, और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के भी 7 गुण या विशेषताएं जो हैं हम पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास में आप PDF के फॉर्म में या जो भी नोट्स से जब भी आप रिवाइज करेंगे, और अगर बाई चांस जो है मुख्य परीक्षा में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, राइट, रासायनिक परिवर्तन में यदि अंतर पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो आप आसानी से दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अंतर भी जो है प्राप्त हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन की जो जितनी भी गुण है या विशेषताएं उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे रंग हो जाएगा, गंध हो जाएगा, में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी, राइट, साथ ही साथ रासायनिक यहाँ पर संगठन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन भी होता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है रासायनिक संगठन इसके पहले आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, उसको हम सुधार लेते हैं। तो परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन या फिर क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों या रासायनिक संगठन में भी जो है परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता होगी या रासायनिक परिवर्तन का गुण होगा। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन में जब भी हम परिवर्तन का कारण हटाते हैं, चाहे वो ताप हो, दाब हो या उत्प्रेरक हो,
तो जो उत्पाद है वो पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है, या हम एक तरीके से कहें तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो है वो प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन में अणुओं का एवं आयनों का क्या होता है, पुनर्व्यवस्थापन हो जाता है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3H2 प्लस का क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, 2NH3 बनता है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो भी गुण थे और इनके रासायनिक संयोजन से जो अमोनिया बना, तो अमोनिया के जो गुण है वो इन दोनों के गुण से क्या है, अलग होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो परमाणु हैं या एटम है उनका क्या हो चुका है, पुनर्स्थापन हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के क्या है, यहाँ पर अणु हो जाएंगे और नाइट्रोजन का एक परमाणु हो जाएगा, राइट। ये दोनों मिलकर जो है दो जो है किसके, अमोनिया के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अणु, नाइट्रोजन का 1 अणु, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो है आणविक पुनर्स्थापन हो रहा है। अर्थात यहाँ पर जो है अमोनिया के 2 जो है अणु क्या हो रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में आणविक एवं आयनिक क्या होता है, पुनर्स्थापन होता है। और इसी वजह से तो जो है रासायनिक संगठन भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और आणविक एवं आयनिक पुनर्स्थापन होता है। इसी वजह से इस परिवर्तन में जो भी नया पदार्थ बनता है, जो भी उत्पाद होता है वो कैसा होता है, नया पदार्थ होता है। अर्थात भाग ले रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और बनने वाला पदार्थ क्या है, अमोनिया है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और ये जो परिवर्तन है ये कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। साथ ही साथ भौतिक विधि से अगर हम जो है अमोनिया को, हाँ रासायनिक विधि से जरूर अमोनिया को हम जो है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन भौतिक तरीके से जो अमोनिया है उसको प्रारंभिक अवस्था अर्थात हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ सातवां क्या हो जाएगा कि जो है रासायनिक परिवर्तन के स्वरूप, राइट। तो यहाँ पर रासायनिक शब्द आ जाएगा, राइट। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होता है वो रासायनिक गुण एवं संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः क्या होता है, भिन्न होता है। ये रासायनिक परिवर्तन के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। अब रासायनिक परिवर्तन के जो है उदाहरण को समझते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन का पहला उदाहरण हो जाएगा जल गठन। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात जल अपघटन के माध्यम से जो है हम जल को किस में तोड़ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन में एवं ऑक्सीजन गैस में जो है तोड़ सकते हैं। और ये जो परिवर्तन हो जाएगा ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का एक क्या है, उदाहरण है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है दहन होता है और दहन में भी जो है आणविक एवं आयनिक क्या होता है, पुनर्स्थापन होता है, राइट। तो जल अपघटन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर वस्तुओं का जलना या दहन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखना मोमबत्ती का पिघलना या मोम का गलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन मोमबत्ती जब जलती है तो दरअसल मोमबत्ती का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथ ही खाना क्या हो जाएगा, पकना हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो भी अगर हम एक तरीके से देखें तो जब खाना हम पकाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, खाना पक जाता है। और इस जो खाना पकते हैं तो वह भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। फिर दूध का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ध्यान रहे अगर हम दूध से अगर क्या निकलते हैं, क्रीम निकालते हैं, तो दूध से अगर क्रीम निकालते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर दूध का स्कंदन या दूध का फटना, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि अगर हम दूध को फ्रिज में नहीं रखते हैं और खुले में अधिक टेम्परेचर पर रखते हैं तो दूध खट्टा
खट्टा हो जाता है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, दूध का स्कंदन कहते हैं। तो दूध का स्कंदन या फटना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना और लोहे में क्या हो जाएगा, जंग लगना, ये सभी किसके परिवर्तन हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, हालांकि दोनों अलग अलग है। जैसे अगर हम देखें, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। कैसे, देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, अर्थात ठोस मोम का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और मोम का दहन, हमने देखा था कि दहन जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जब मोमबत्ती जलने में मोम का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठोस मोम कुछ मात्रा में पिघलती भी है तो ये कैसा है, द्रव अवस्था में जो है परिवर्तित होता है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अर्थात मोमबत्ती के जलते समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और ये भी हो सकता है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, या रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम यहाँ पर सबसे शुरू में रासायनिक अभिक्रिया की जो है परिभाषा समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि किसी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होता है और उसको ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। तो एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अलग पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं, राइट, जो कि संगठन और गुणों में, राइट, जिनका रासायनिक संगठन है या जिनका रासायनिक गुण है वो प्रारंभिक पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अभी हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन में जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसका आणविक एवं आयनिक पुनर्स्थापन होता है, जिससे नया पदार्थ या अलग पदार्थ बनता है जिसके रासायनिक संगठन और गुण प्रारंभिक पदार्थ से क्या होते हैं, अलग होते हैं, राइट। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की आणविक एवं आयनिक क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है, जिससे अलग प्रकार का क्या होता है, पदार्थ निर्मित होता है। तो सीधी सी बात है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होते हैं, राइट, ये जो भी प्रारंभिक पदार्थ होता है उसका आणविक एवं आयनिक पुनर्स्थापन होता है या पुनर्व्यवस्था होती है, जिसके फलस्वरूप यह एक या एक से अधिक अलग पदार्थ या नए पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं, जिनके रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं। क्लियर। चलिए, अब हो सकता है 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि अभिकारक क्या होता है, राइट, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं या प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो ये 3 नंबर की परिभाषा में पूछा जा सकता है। तो अभिकारक क्या होता है, हम सीधा लिख सकते हैं कि देखिए, जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है या जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, 2 परिभाषा, राइट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें ही अभिकारक कहते हैं, या वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। जैसे 3H2 प्लस का क्या हो जाएगा, N2, तो इससे क्या बनेगा, 2NH3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अभिकारक 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकारक, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, राइट। तो अभिकारक की 3 नंबर में परिभाषा ये बिल्कुल सटीक होगी कि जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें
अभिकारक कहा जाता है या रिएक्टेंट्स कहा जाता है, या वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जैसे अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, अभिकारक है। हाइड्रोजन अभिकारक 1 हो जाएगा, जिसके कितने अणु हैं यहाँ पर 3। अभिकारक 2 कौन सा है, नाइट्रोजन, जिसका कितना अणु है 1। इनकी अभिक्रिया से क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है अमोनिया, राइट, और अमोनिया के कितने अणु हैं 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। अगला जो पूछा जा सकता है उत्पाद या प्रोडक्ट, तो हम सीधा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ निर्मित होता है वही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, या रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को ही क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे अमोनिया के निर्माण में जब अभिकारक 1 हाइड्रोजन के 3 अणु, अभिकारक 2 नाइट्रोजन का 1 अणु रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है तो उससे अमोनिया के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया क्या हो जाएगा, इसका उत्पाद हो जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है और फिर एरो का निशान जो है वो उत्पाद की ओर लगाया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में जिस तरफ तीर का सिर होता है वहां पर उत्पाद को लिखते हैं और जिस तरफ तीर की पूंछ होती है वहां पर अभिकारकों को लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। इसी आधार पर हम रासायनिक जो अभिक्रिया उनके प्रभाव देखेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और जिनसे एक जो है उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो कई बार एक अभिकारक जो है भाग लेता है, उससे 2 या 2 से अधिक उत्पाद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा। अब पूछ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, राइट। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हमारे टॉपिक में हमारे सिलेबस में एक जगह मेंशन है तत्व, राइट, यौगिक और क्या हो जाएगा, मिश्रण, और उनके सामने लिखा है इनका रासायनिक क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा और उनके क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। तो एक हमारा जो लेक्चर है वो बिल्कुल अलग रहेगा कि रासायनिक संकेत क्या होते हैं और विभिन्न तत्व एवं यौगिकों के रासायनिक संकेत क्या क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो इतनी देर से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जैसे मैं आपको उदाहरण से यहां पर समझाऊं तो देखिए, हमने यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो रासायनिक संकेत है वो क्या है, H, राइट, और नाइट्रोजन का जो रासायनिक संकेत है वो क्या है, N है। अधिकांश जो तत्व हैं उनके रासायनिक संकेतों को जो अंग्रेजी या फ्रेंच शब्द हैं उनके नाम का जो पहला लेटर है वही उनका रासायनिक संकेत लिया गया। तो हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रासायनिक संकेत हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैं अगर आपको एक अभिक्रिया बताऊं तो पहले तो आप डेफिनेशन को याद रखो। डेफिनेशन क्या है कि देखिए, पदार्थों जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से, राइट, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि पदार्थों के रासायनिक सूत्रों के माध्यम से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूं, राइट, कि जब हाइड्रोजन के 3 अणु एवं नाइट्रोजन का 1 अणु मिलता है या रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे अमोनिया के 2 अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर मैं इसी को सूत्र के माध्यम से समझाऊं तो मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन, तो आपने लिख दिया ये हाइड्रोजन, और यहां पर दरअसल हमको क्लियर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस। तो जैसे मैंने लिखा कि जब हाइड्रोजन गैस के 2
3 अणु, तो जब हाइड्रोजन गैस के ये 3 अणु, साथ ही नाइट्रोजन गैस के, सॉरी जो परिभाषा थी मैंने उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बोल दिया, तो जैसे अगर मैं कहूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब हाइड्रोजन गैस के 3 अणु और नाइट्रोजन गैस का 1 अणु रासायनिक संयोजन करते हैं तो अमोनिया के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैंने लिख दिया कि हाइड्रोजन के ये 3 अणु हो गए, नाइट्रोजन का 1 अणु हो गए, जब ये रासायनिक संयोजन करेंगे तो अमोनिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3, उसके कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें बाईं तरफ क्या लिखते हैं, हम अभिकारकों को लिखते हैं, और अभिकारक जो कि रासायनिक परिवर्तन में, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिखते हैं, और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, उत्पादों को लिखा जाता है। राइट, जैसे ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, तो ये अभिकारक 1, अभिकारक 2, ये उत्पाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब पदार्थ के रासायनिक सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, और रासायनिक समीकरण में हम अभिकारकों को बाईं तरफ, फिर तीर लगाकर उत्पाद को दाईं तरफ जो है लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण ये हो जाएगा, या उदाहरण दूसरा हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पर एक जो है रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, राइट, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर या मैग्नीशियम के दहन से मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड क्या है, प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसको हम रासायनिक समीकरण से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का दहन। अब दहन होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा अभिकारक 2, और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, अभिकारक A। इससे क्या बन रहा है, उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो 2Mg प्लस का O2, तो फिर क्या हो जाएगा 2MgO हो जाएगा। ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अब यहां पर हम एक छोटा सा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु भाग लेते हैं उतने ही परमाणु जो है वो उत्पाद में भी होने चाहिए। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। अगर परमाणुओं की संख्या में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी तो वह जो समीकरण होगा वो कंकाली या कैसा होता है, भस्मी समीकरण कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पहले और हो जाने के पश्चात तत्व के परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक हैं, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या होगा, पालन होगा। या हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही जो अभिकारक हैं या अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, राइट। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर संतुलित समीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा असंतुलित समीकरण, या जिसको क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो उस समीकरण को ही संतुलित समीकरण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, अच्छा एक चीज और, रासायनिक अभिक्रिया तो संतुलित होती है लेकिन कई बार जब हम संकेतों से लिखते हैं तो थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर रासायनिक जो है संतुलित या संतुलित हम समीकरण को समझते हैं। तो जब समीकरण में
अभिकारकों के परमाणु एवं उत्पादों के परमाणु बराबर संख्या में होंगे तो वो कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अर्थात अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा तीर के दाईं तरफ अर्थात उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण एक हो जाएगा यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर H2 राइट, जैसे अगर आपने लिख दिया H2, जैसे आपको पता है कि जब हाइड्रोजन एवं जल मिलता है राइट, क्या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनता है तो उससे क्या बनता है, जल बनता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया जल, और आपने यहाँ पर लिख दिया H2O। तो ये दरअसल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक असंतुलित समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख दें, 2। अब देखो यहाँ पर आप 2H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 2 ये कितने हैं, 4 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हो गए, ये देखिए 2 परमाणु, और हाइड्रोजन के कितने, 2 ये और 2 ये 4। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने, 2 परमाणु। तो मतलब अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6। और यहाँ पर उत्पाद में देखते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर 2 राइट, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 प्लस का 2, अर्थात कितने हो गए यहाँ पर भी 6। तो जब अभिकारकों के परमाणु एवं उत्पादों के परमाणु बराबर होते हैं या समान होते हैं तो वही क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक उदाहरण ये लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण वही हो जाएगा 3H2 प्लस का N2, तो ये हो जाएगा 2NH3। इसमें भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु तो 2 और 3, 6 परमाणु हो गए, नाइट्रोजन के 2 तो 2 परमाणु, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब असंतुलित समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि जब रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उस समीकरण को ही क्या कहते हैं, असंतुलित या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 प्लस का आपने O2 लिख दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उससे मिलता है जल, ये एक अभिक्रिया हो जाएगी। या आपने ये कह दिया कि मैग्नीशियम का जब दहन होता है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। या फिर आपने ये कह दिया कि जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन मिलता है तो उससे ही क्या बनता है, यहाँ पर अमोनिया बनता है 2 राइट। और अगर हम यहाँ पर एक और उदाहरण ले, तीनों पर्याप्त है। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो अभिकरण हैं ये क्या है, यहाँ पर कंकाली समीकरण, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या है, 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए अगर हम इसके पहले 2 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, 6 परमाणु। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 4, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 मतलब 6। क्लियर। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब संतुलित समीकरण हो जाएगा। वैसे ही अमोनिया, H यहाँ पर कितना है, 3 है, और इसके पहले कितना लिखा है, 2, अर्थात H के कुल कितने जो है परमाणु होने चाहिए, 6, यहाँ पर कितने हैं, 4। तो हम 2 की जगह पर यहाँ पर कितना लिख दें, 3H2, और यहाँ पर लिख दें हम N2 तो 2NH3। तो ये क्या हो जाएंगे, संतुलित समीकरण हो जाएंगे राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु हैं उनके जो भी बंध टूटते हैं और अन्य परमाणुओं से जो भी वो रासायनिक बंध बनाते हैं या नए बंधों का जो निर्माण होता है उससे ही विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के
आपसी बंध टूटने और अन्य परमाणुओं के साथ में नए बंधों के जुड़ने से या नए बंधों के निर्माण से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और इसी वजह से जो अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कई प्रकार की होती है, राइट। तो मुख्य परीक्षा में जितनी भी जैसे 12 की 12 प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये पूछी जा सकती हैं, राइट। 5 नंबर में पूछी जा सकती है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझें कंसेप्ट के तरीके से तो आपको पढ़ना 12 नहीं है, केवल कितनी पढ़नी 6, क्योंकि 6 के जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो संयोजन अभिक्रिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, राइट। तो टोटल हमको जो पढ़नी है वो 12 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। लेकिन अगर आपने 6 परिभाषाएं याद कर ली तो बाकी की 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो दरअसल जिसकी अपोजिट नहीं है लेकिन इसके मिलती जुलती क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी, राइट। ऊष्मा क्षेपी की क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विपरीत क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। और मंद अभिक्रिया की विपरीत क्या हो जाएगी, तीव्र अभिक्रिया। तो ये 6 अगर आपको याद हो गई तो ये 6 आपको आसानी से याद हो जाएंगी, राइट। चलिए तो अब पहला हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा इसका नाम है वैसा इसकी परिभाषा, बिल्कुल जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका अगर आप अच्छे से नाम भी याद कर लेते हैं तब भी आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाए। संयोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। तो सीधी सी मतलब क्या है कि देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के रासायनिक संयोजन से एकल उत्पाद प्राप्त होता है तो उस अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कुल मिलाकर जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और उन सबके संयोजन से जब एक उत्पाद बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कोयले का दहन हो जाएगा। अब कोयला क्या है, कार्बन का रूप है तो C लिख दिया। फिर यहाँ पर CS लिखा है मतलब ठोस हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में हो जाएगी। तो जब कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो उससे क्या निकलेगी, Ca2 क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तो कोयले के दहन से जब कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो उससे जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस क्या होती है, निकलती है, राइट। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों का संयोजन हो रहा है और इनके संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है। तो कोयले का दहन एक क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण ये भी क्या हो जाएगी, एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु रासायनिक संयोजन करते हैं तो उससे जल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोजन से जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर अगला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति। तो जब बिना बुझा चूना या जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, राइट। ध्यान रखें कि यहाँ पर चूंकि जो है मुख्य परीक्षा में हमें 1 से 2-3 समीकरण लिखने होंगे। तो रासायनिक समीकरण जब भी लिखें हमेशा उनके नीचे आप नाम जरूर लिखें। जैसे अगर हम इसके नीचे लिखेंगे कार्बन, इसके नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन और इसके नीचे लिखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये है तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। फिर H2O जल हो जाएगा तो उससे CaOH2 अर्थात क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। तो ये सभी जो है वो संयोजन अभिक्रिया के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। और दरअसल जो बुझा हुआ चूना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो लिक्विड स्टेट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उससे ही हम दीवारों की क्या करते हैं, पुताई करते हैं। जब भी होली दीपावली पर जो है
भवनों को पुताई की जाती है तो बुझे हुए चूने से ही पुताई करते हैं। कारण क्या है कि जो बुझा हुआ चूना है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और धीमी गति से कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा लेता है, जो कि बहुत ही क्या होती है, चमकदार होती है और सफ़ेद होती है। यही कारण है कि जब पुताई होती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट की दीवारों पर चमक आ जाती है। ये जो उदाहरण है वो मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर एक तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और एक जो है आगे हम जो पढ़ेंगे मंद गति अभिक्रिया, तो ये मंद गति की अभिक्रिया का भी क्या है, उदाहरण है। अर्थात जब हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोतते हैं तो वो मंद गति से किससे क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये मंद गति का भी क्या है, यहाँ पर उदाहरण है, मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। राइट, अब हो जाएगी संयोजन की विपरीत क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। एक याद रखना है, एक आपको वैसे ही याद हो जाएगी, तो संयोजन में जुड़ रहे थे तो वियोजन में टूट जाएंगे। राइट, तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट अपोजिट, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या करता है, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फेरस सल्फेट का क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4.7H2O। तो जब फेरस सल्फेट को हल्का गर्म किया जाता है, राइट, तो हल्का गर्म करने पर इसका जो क्रिस्टल है वो जल को क्या कर देता है, त्याग देता है। और जैसे ही ये जल को त्यागता है उसके उपरांत जो फेरिक सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है वो टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो FeSO4 है, फेरिक सल्फेट जो है, फेरिक सल्फेट सबसे पहले जो है जल का क्रिस्टल त्यागता है, उसके बाद में फेरिक ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है एकल अभिकारक है जो कि 3 उत्पादों में टूट रहा है, तो 2FeSO4, तो उससे एक क्या बना यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। राइट, ध्यान रखें फेरस सल्फेट हो जाएगा, अगर मैंने फेरिक सल्फेट बोला हो तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो सबसे पहले जल के जो है जल त्याग देता है, फिर ये किस में परिवर्तित होगा, फेरिक ऑक्साइड में। ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। और ध्यान रहे वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, अपघटन और अपचयन ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूजन मत होना। राइट, तो अपचयन जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण की विपरीत है, और अपघटन जो अभिक्रिया है वो संयोजन की विपरीत है। राइट, तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब जो विघटन अभिक्रिया है, राइट, वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, भाई सीधी सी बात है, हमने देखा है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में प्राप्त होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब वियोजन ऊष्मा देने के कारण हो, राइट, तो जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने के कारण संपन्न होती है तो उसे ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही हम क्या देते हैं, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाए या ऊष्मा ऊर्जा दी जाए तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में। राइट, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में,
कार्बन डाइऑक्साइड में जो है क्या होता है, टूट जाता है। राइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाए या गर्म किया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो एक अभिकारक और दो क्या हो जाएंगे, उत्पाद। और ऊष्मा के वजह से वियोजन हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन। फिर हो जाएगा विद्युत वियोजन। तो देखिए, यदि वियोजन की अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने से संपन्न होती है तो उसे ही विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे अगर हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, तो कुछ समय पहले हमने जल का विद्युत अपघटन पढ़ा था। तो यदि जल में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर एक अभिकारक दो उत्पाद। और इसमें भी ध्यान रखें कि जब जल का जब विद्युत अपघटन होता है, राइट, ये हो सकता है कभी प्री में पूछ लिए थे कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड कहाँ पर प्राप्त होती है। तो जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त होती है। फिर हो जाएगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, यदि वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश जो है ऊर्जा प्राप्त होती है तो 2AgCl को जब प्रकाश, या हम एक तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर सूर्य प्रकाश जो है प्राप्त होता है तो ये सिल्वर एवं क्लोरीन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। राइट, तो जब सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें, सिल्वर में एवं किसमें, ब्रोमीन जो हो जाएगी गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है अगर हम देखें तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्या हो जाएगी, विस्थापन या क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, जब हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञात तत्व 118 हैं, लेकिन सभी तत्वों की अभिक्रियाशीलता एक जैसी नहीं है। जैसे अगर हम देखें क्षारीय धातु, जैसे सोडियम, उदाहरण हम लेते हैं सोडियम का या पोटेशियम का, तो ये इतनी अभिक्रियाशील धातु हैं कि अगर हम इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु की उपस्थिति में इनका दहन होने लगता है। ये बहुत तेजी से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। राइट, और वहीं अगर हम देखते हैं सोने को, तो सोने जल में वायु के साथ में 24 घंटा रखो फिर भी उस पर ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसीलिए सोना जो धातु है उसकी चमक नहीं जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे तत्व हों, एक अधिक अभिक्रियाशील हो और एक क्या हो, कम क्रियाशील हो, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी निम्न अभिक्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर दे तो वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, राइट, किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य तत्व या समूह जो कि अधिक अभिक्रियाशील हो वो प्रतिस्थापित कर दे या उसका विस्थापन कर दे तो उसे ही क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक है क्या हो जाएगा, लोहा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तांबा। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है। भाई ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, लोहा है। लोहा को आप वायु में छोड़ के देखो जंग लग जाएगी। और तांबा है, तांबे पे हाँ उसका भी जो है ऑक्सीकरण होता है, तांबे पर भी जो है हरी परत जमती है, लेकिन जो है लोहे से कम जो है अभिक्रियाशील क्या होता है, तांबा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो CuSO4, राइट, काफर सल्फेट हो जाएगा। तो CuSO4 की जब लोहे से अभिक्रिया होगी तो चूंकि लोहा
तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जो कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, इसके एक तत्व या जो समूह है उसमें से ये कॉपर का क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe प्लस का CuSO4, तो यहाँ पर चूंकि लोहा अधिक अभिक्रियाशील है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, FeSO4 बना लेगा और यहाँ से तांबे का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया हो जाएगी द्विस्थापन अभिक्रिया, या क्या लिखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के द्वारा किसी तत्व या तत्व समूह का विस्थापन कर दिया जाए उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इससे भी सटीक परिभाषा ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से जो है अभिक्रिया होती है तो उससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, राइट। यहाँ पर 2 और आएगा बेरियम क्लोराइड में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो सोडियम सल्फेट है ये 2Na प्लस आयन में क्या होगा, टूट जाएगा, और यहाँ पर जो है SO4 माइनस आयन में टूट जाएगा। और वैसे ही ये जो BaCl2 है तो ये Ba प्लस में और Cl जो है 2Cl ये जो है नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इसमें क्या होगा, 2Na प्लस और 2Cl माइनस, इनकी दोनों की क्रिया से क्या हो जाएगा, 2, ये प्लस आयन हो जाएगा और नेगेटिव आयन हो जाएगा, तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2NaCl और Ba प्लस और SO4 माइनस, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। तो ये रहा हमारा 2NaCl और ये हो जाएगा BaSO4। तो ये क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, राइट। अब जो बाकी की अभिक्रियाएं हैं उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।